कहा जाता है कि फ्रीलांसिंग में सबसे ज्यादा काम वर्डप्रेस एक्सपर्ट को मिलता है, मगर मियां शहजाद रजा का कहना है कि वर्डप्रेस एक्सपर्ट को फ्रीलांसिंग की बजाय अपनी प्रोडक्ट्स पर काम करना चाहिए। आज वाहिद उर्दू वर्डप्रेस स्टाइलो थीम के ऑनर शहजाद रजा से बात करते हैं कि वर्डप्रेस एक्सपर्ट्स कौन सी प्रोडक्ट पर काम करके कमाई कर सकते हैं। पाकिस्तान का सबसे मुनफरिद और वाहिद आईटी शो जिसमें आपकी मुलाकात आईटी के दमकते सितारों से करवाई जाती है। आप देख रहे हैं आईटी प्रोग्राम आबिद अयूब के साथ। अस्सलाम वालेकुम। मियां शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहजाद भाई, थैंक यू वेरी मच टाइम देने का आज। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा शहजाद, आपको उर्दू थीम बनाने का ख्याल क्यों आया? अच्छा, वर्डप्रेस एज ए डेवलपर मैं जॉब कर रहा था। जॉब करने के बाद मैंने सोचा कि अपना कोई काम शुरू करते हैं। तो काम शुरू करने के लिए जब माइक्रोसॉफ्ट इंक्यूबेशन सेंटर में गए, हमें फ़र्स्ट जो है वो जॉब रिज़ाइन करने के बाद पहला हमें जो अपॉर्चुनिटी वहाँ पे मिली इंक्यूबेशन सेंटर में, हम 5-6 लड़कों की टीम थे। तो वहाँ पर चूँकि वर्डप्रेस डेवलपर में ऑलरेडी था, तो फील आया कि यार कोई अपना प्रोडक्ट होना चाहिए। अपना प्रोडक्ट में मैं थीम फॉरेस्ट पर पहले रिसर्च की, तो वहाँ ऑलरेडी मार्केट प्लेस, अवाडा और इस तरह के थीम काफ़ी ज़्यादा बन चुके थे। और मैंने सोचा कि उनके साथ कुछ कम्युनिकेशन में मुझे पता लगा 30-40% उनका कमीशन। और उसके बाद मैंने सोचा कि कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाऊँ जो ऑलरेडी एग्जिस्ट ना करता हो। तो उसमें सबसे पहले जो मेरे जहन में आया, क्योंकि एक साहब थे, उन्होंने अपना एक लैंडिंग पेज उर्दू में बनवाना था। जब उन्होंने उर्दू में बनवाने के लिए मुझे हायर किया, उनका मैंने बनाया, तो उस दौरान मेरे जहन में आया कि वर्डप्रेस का तो इसका थीम ही कोई नहीं है। क्योंकि मैंने थोड़ा सा पहले ढूंढा कि यार कोई उर्दू फ़ॉन्ट लगा किसी टेम्पलेट में मुझे मिल जाए तो उसको मैं इस्तेमाल कर लूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं मिला, तो मैंने कस्टम बना लिया। उसमें फिर मुझे आइडिया आया कि यार ये मार्केट गैप है एक। अब एक बंदा अगर बनवा रहा है तो ऑब्वियसली मार्केट में और लोग भी होंगे जो उर्दू वेबसाइट बनाना चाह रहे होंगे। तो मैंने फिर उर्दू थीम बनाने का सोचा और बिस्मिल्लाह की उर्दू प्रेस के नाम से पहला थीम अपना लॉन्च कर लिया। शहजाद, ये कस्टमाइजेशन करना और एक थीम डेवलप करना और फिर फ्रीलांसिंग भी करना, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल में सबसे रेलिवेंट आप ही हैं, क्योंकि आपने दोनों काम किए हुए हैं। जी। तो प्रोडक्ट या फ्रीलांसिंग, इनमें से बेस्ट क्या है? इन दिनों में, पिछले दिनों मेरी एक फ्रीलांसर के साथ ही एक इवेंट में बात हो रही थी, ऑनलाइन इवेंट में। उसमें उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया था कि जो फ्रीलांसर है या काम करने वाला बंदा है ना, जो अक्सर लोग कहते हैं ना जी बिस्तर में बैठकर सोते हुए पैसे आते हैं, वो सोते हुए पैसे प्रोडक्ट में आते हैं। फ्रीलांसिंग में जब तक आप जाग रहे हैं और काम कर रहे हैं तब तक आपके पैसे आ रहे हैं। प्रोडक्ट में आपके पास साथ ये होता है कि आप सो भी रहे हैं तो आपकी सेल्स जनरेट हो रही हैं, एक पैसिव इनकम आपका जनरेट हो रहा है। तो अगर कोई फ्रीलांसर भी है तो वो कोशिश करे कि अपना कोई ना कोई एसेट डेवलप ऐसा करे, कोई डिजिटल प्रोडक्ट ऐसी बनाए जो उसकी फ्रीलांसिंग इनकम के साथ उसको एक पैसिव रेवेन्यू भी देना शुरू करे। अब मैं भी फ्रीलांसिंग भी साथ कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स जो मिलते हैं बड़े अच्छे लेवल के वर्डप्रेस में, वो भी साथ कर रहा होता हूँ। साथ टीम एक रखी हुई है और जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जो थीम्स हैं, उनकी सेल्स कह लें कि आपकी एक एक्स्ट्रा इनकम के तौर पर आपके साथ मिल रही होती है। यानी कि अब आपने एक दफ़ा काम किया और अब तक 50,000 2-3 सालों में उससे कमा लिया। हाँ जी, 50। तो काम वही है जो एक दफ़ा किया? काम वही है जो एक दफ़ा आपने किया। प्रोडक्ट के अपडेट्स कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। वो जब आपने प्रोडक्ट बनाया हुआ है, आपको फीडबैक मिलते हैं, आपके कस्टमर्स रिपोर्ट करते हैं कि इस प्रोडक्ट में मुझे ये फीचर चाहिए, ये काम नहीं कर रहा, आप उसके अपडेट्स वक्तन फ़वक्तन बना कर देते रहते हैं। इस प्रोडक्ट की बेस पे भी आपको कोई काम मिलता है? बिल्कुल मिलता है, क्योंकि अब एक प्रोडक्ट तो रेडीमेड सोल्यूशन है, हमारे पास थीम का एक सेट लेआउट है, सेट फीचर्स हैं। अब बड़े ब्रांड्स हैं, जैसे कुछ एंकर्स हैं, कुछ टीवी चैनल्स हैं, वो जब आपसे काम करवाते हैं तो वो उसको एज इट इज़ यूज़ नहीं करना चाह रहे होते, क्योंकि एक थीम का जो लेआउट है वो हज़ारों वेबसाइट्स पे इस्तेमाल हुआ है, सबके पास सेम ही लेआउट है, सिर्फ कलर चेंज है, थोड़ी बहुत सेटिंग चेंज है, ओवरऑल लेआउट सेम रहता है। तो लोग क्या कहते हैं कि हमें कस्टमाइज सॉल्यूशन चाहिए। तो फिर इन प्रोडक्ट्स की बेस के ऊपर हम कस्टमाइज्ड उर्दू थीम्स बनाते हैं, कस्टमाइज्ड उर्दू लैंडिंग पेजेस बना कर देते हैं, जो इनसे काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू हमें जनरेट करके देते हैं। ज़्यादा अगर कोई बंदा, बच्चा स्पेशली, वो वर्डप्रेस में उसकी थोड़ी सी एक्सपर्टीज़ है और अपने आप को वो ग्रो करना चाहता है और साथ अर्निंग भी करना चाहता है, तो उसके लिए बेस्ट क्या है कि वो कहीं पाकिस्तानी किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब करे, फ्रीलांसिंग, फाइवर या अपवर्क पे कोई अपनी सर्विसेज दे, या इस तरह के किसी प्रोडक्ट को पे काम करना शुरू कर दे?
अब बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन मेरी नज़र में ये है कि जब वो बिल्कुल फ्रेश है और बिगिनर है ना, उसको कुछ वक्त किसी जॉब को देना चाहिए, क्योंकि जॉब सिर्फ आपको काम करना नहीं सिखाती, आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाती है, आपको प्रेशर हैंडलिंग सिखाती है, आपको टफ़ इन्वायरमेंट में कैसे काम करना है और टारगेट्स अचीव कैसे करने हैं और नया काम कैसे सीखना है। फ्रीलांसिंग में क्या होता है आपके पास, क्या आपको जो काम आप प्रोजेक्ट देखते हैं या आपने फाइवर पर लेट सपोज गिग बनाई हुई है, तो वो आपने अपनी एक स्किल लेवल के ऊपर गिग बनाई हुई है कि मैं ये वर्डप्रेस का लैंडिंग पेज आपको बना कर दूंगा, तो आप वर्डप्रेस के लैंडिंग पेज तक ही रह जाते हैं। जब आप जॉब कर रहे होते हैं वहाँ पर आपको कंपनी हर किस्म का काम देती है। जैसे मैं फ्रंट एंड डेवलपर गया था, मेरा काम था सिर्फ PSD से कन्वर्ट करना HTML CSS लेआउट में, लेकिन उन्होंने साथ ही मुझे कहा कि जी आप वर्डप्रेस का थीम भी बनाएं। अगर वो मुझे ना कहते तो मैं फ्रीलांसर होता, तो मैं तो सारी PSD तो HTML CSS करता रहता। उन्होंने कहा जी आप जॉब कर रहे हैं, आपने अब वर्डप्रेस थीम पर आना है, तो मैंने थीम डेवलपमेंट वहाँ फिर खुद सीखी। यूट्यूब से 1-2 दिन में लेक्चर्स देखे, 3 दिन का उन्होंने मुझे टारगेट दिया था, मैंने 2 दिन में उनको थीम कन्वर्ट करके दे दिया। तो वहाँ से फिर आपकी लर्निंग होती है। मैंने फिर बैकएंड डेवलपमेंट जो PHP MySQL है वो भी ऑफिस में जॉब पर रहते हुए सीखा। तो जॉब आपको अपॉर्चुनिटीज़ देती है चीज़ें सीखने की और टाइम मैनेजमेंट, और जब आपको क्योंकि आप फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं तो टाइम मैनेजमेंट इज़ अ बिग इशू। यहाँ पर मैंने देखा है काफ़ी सारे फ्रीलांसर्स वो मार्केट ख़राब इस वजह से कर लेते हैं, टाइम पर चीज़ डिलीवर नहीं कर पाते। ठीक है, अब टाइम पर, अब जब आप जॉब कर रहे हैं तो आपको 8 घंटे आप बैठे हैं ऑफिस में, तो आपको जो टास्क असाइन है आपने करके उठना है। तो वो फिर करके उठने तक जो मराहिल से आप जिन मराहिल से गुजरते हैं वो सारे आपको एक जॉब सिखाती है। तो शुरू में जॉब करें कुछ अर्सा, उसके बाद फिर फ्रीलांसिंग की तरफ आ जाएं, और फ्रीलांसिंग के साथ साथ मैं फिर कहूँगा कि अपने प्रोडक्ट्स की तरफ आ जाएं। यानी कि साथ साथ अच्छी लर्निंग भी होती रहे। बिल्कुल, लर्निंग होती रहे, और लर्निंग के साथ साथ फिर जब आप प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाने में भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं नई, क्योंकि आपको फिर आपका कस्टमर बड़ी चीज़ें सिखाता है। आपके प्रोडक्ट के अंदर जो खामियां हैं वो आपका कस्टमर आपको बताता है। अब एक बच्चा जब हमने कहा कि उससे पहले जॉब करनी चाहिए, जॉब शुरू कर दी है, कितना अरसा या कितने टाइप ऑफ स्किल्स आप उसको कैसे इंडिकेट होगा कि अब मुझे फ्रीलांसिंग और अपनी प्रोडक्ट्स पे काम करना शुरू करना चाहिए? कोई इसके इंडिकेटर्स होंगे या कोई ऐसी SOPs आपके माइंड में हो जो हम उनको गाइड कर सकें आप? उसमें सबसे पहले तो मेरे ख्याल से 1-2 साल तो मिनिमम रिक्वायर्ड है किसी भी टेक्नोलॉजी में अपने आप को इतना एक्सपर्ट करने के लिए कि आप अपने आप को एक्सपर्ट कह सकें। हमारे पास क्या होता है कि लोग 3-6 महीने का कोर्स करके समझते हैं कि हम एक्सपर्ट हो गए, ऐसा नहीं होता। जब तक आप उसको 1-2 साल लगाते नहीं हैं उस फील्ड में, तब तक आपको, और 1-2 साल इनफ होते हैं उस टेक्नोलॉजी को। जब बंदा सीख जाता है तो उसको खुद ही पता लग जाता है कि अब इसमें पीछे क्या रह गया सीखने वाला। उसके बाद या तो आप ग्रो करते हैं उसी कंपनी में, नई टेक सीखते हैं, या अदरवाइज़ आप मूव ऑन कर जाते हैं कि यार यहाँ पर काफ़ी सारे मेरे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने जॉब शुरू की हैं, लेकिन 1-2 साल बाद उन्हें लगा कि यार हम यहाँ पर ग्रो नहीं कर पा रहे। इवन बड़ी अच्छी टेलीनॉर जैसी कंपनी में इंजीनियर्स लग गए और वहाँ से फिर मूव ऑन करके सिस्टम्स लिमिटेड वगैरह में चले गए हैं, इस वजह से कि जहाँ पर ग्रोथ बंद हो जाती है आपको वहाँ से मूव ऑन करना पड़ता है। ग्रोथ बंद, डेफिनेटली बड़ा ज़बरदस्त आपने आइडिया दिया कि जहाँ आपको लगे कि आपकी लर्निंग ग्रोथ रुक चुकी है तो आप स्टैग्नेंट ना हो, आप मूव कर जाए कुछ नया अपने। मूव करने में बड़ी हिचकिचाहट महसूस करते हैं, वो रोज़ी लगी हुई है, महीने का खर्चा चल रहा है, कैसे होगा? अल्लाह ताला पूरे करने वाले हैं। आपको ये भी तो अल्लाह ताला ने जॉब दिलवाई है ना, आपने हम अपने आप पर सारी वो डाल लेते हैं, हमारी अपनी कोई इतनी ख़ास जो है वो नहीं है। अल्लाह ताला का करम होता है, आपको एक जॉब मिल गई, आपको दूसरी भी मिल जाएगी, जो आपके नसीब में लिखा रहेगा वो आपको मिल के रहेगा, तो उसमें परेशान होने वाली बात नहीं होती। इवन कई मैंने देखे हैं वो सिर्फ मैरिड और बच्चों वाला होने की वजह से रिस्क नहीं उठाते। मैं मैरिड था और मैरिड होने के बाद मैंने जॉब छोड़ी थी, जॉब छोड़ के मैंने अपना सेटअप स्टार्ट किया था, लेकिन चल गया। कुछ स्टेप लेना पड़ता है आपको, और जिनकी शादी नहीं हुई मैं उनको तो ख़ास तौर पर रिकमेंड करूँगा कि आप तो कम अज़ कम जो है वो स्टेप लें कि आपके अभी कौन सा कोई इतना। वैसे आप IT से हैं, आपको इसका बेहतर आइडिया दे सकते हैं कि IT में अगर किसी को काम आता है तो उसके लिए तो बहुत जॉब्स हैं। हाँ जी बिल्कुल, जो जॉब्स ना होने का या काम ना होने का ढिंढोरा पीटते हैं ना, उनको काम नहीं आता। मैंने बड़ी दफ़ा कोशिश की है हायरिंग करने की, यकीन माने एक अच्छा वर्डप्रेस डेवलपर नहीं मिलता, और जिसे काम आता है वो जॉब नहीं, जिसे काम आता है वो ऑलरेडी इतना बिजी होता है। मैंने पिछले दिन एक प्रोजेक्ट करवाना था, उसके लिए मैंने कोई 20 बंदे अप्रोच किए हैं, जिनमें से सिर्फ एक बंदा अवेलेबल मिला है, और सारे टॉप के वर्डप्रेस डेवलपर, और कोई ना हर बंदा किसी ना किसी काम में लगा हुआ है।
तो ऐसा नहीं है कि किसी के पास अच्छा स्किल और वो फ्री बैठा है, हमारी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता। अच्छा, आप क्या सुजेस्ट करते हैं एक न्यू कमर को, क्या वो एक स्पेसिफिक फील्ड जैसे वर्डप्रेस है या .NET है या PHP में कस्टमाइजेशन कोडिंग कर रहा है, तो वो उसे क्या करना चाहिए? एक फील्ड चूज़ करे बंदा और उस फील्ड के अंदर टाइम लगाए। कुछ लोग क्या करते हैं कि हर फील्ड में थोड़ा थोड़ा काम करने की कोशिश करते हैं और किसी में भी कामयाब नहीं हो पाते। कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि वर्डप्रेस का क्या फ्यूचर है, कुछ लोग पूछते हैं PHP का क्या फ्यूचर है, कुछ लोग पूछते हैं इस लैंग्वेज का क्या फ्यूचर है। फ्यूचर सबका सेम है, आपने अपना फ्यूचर देखना है। सबका वर्डप्रेस भी आगे 10-20 सालों के लिए अभी कहीं नहीं जाने वाला। जो लोग समझ रहे हैं ना कि 3-4 सालों में वर्डप्रेस खत्म हो जाएगा, वो बहुत गलत सोच रखते हैं। वर्डप्रेस कहीं नहीं जा रहा, आपने इधर उधर होना है। तो आप कोई भी फील्ड चूज़ कर लें, उसमें अपने आप को एक्सपर्ट बना लें। हर फील्ड में पैसे हैं, हर फील्ड में काम है। आपने कहा कि हर फील्ड में पैसे हैं और जो भी हम फील्ड चूज़ करें उसी में काम करते रहे। अब बात करते हैं फ्रीलांसिंग की। अमूमन मैंने जो फ्रीलांसर, ख़ास तौर पे जो लोग फ्रीलांसर से काम करवाते हैं, उनका एक इतराज़ होता है कि वो प्रोजेक्ट को अंडर एस्टिमेट करते हैं और बिड करते हैं, प्रोजेक्ट उठा लेते हैं, चाहे लोकल मार्केट से या किसी भी इंटरनेशनल मार्केट, फाइवर वगैरह से या अपवर्क पे उठा लेते हैं, और फिर जब उनको अंदाज़ा होता है वो काम शुरू करते हैं तो वो बहुत लेंथी होता है और वो छोड़ देते हैं। तो इस मसले को, क्योंकि आप भी ऑनलाइन काम करवा रहे हैं, आपने फेस किया, तो आपने इसका सलूशन कैसे ढूंढा? इसका सलूशन मैंने ऐसे ढूंढा है कि आप हर फन मौला नहीं हो सकते, बात वहीं पर आ जाती है। आप अगर अच्छे डेवलपर हैं ना, तो आप प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट को समझना, जब हम सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब करते हैं ना, तो यही मैं एक बात यहाँ पर पॉइंट आउट करें। सॉफ्टवेयर हाउस में हम डेवलपर से अलहदा होते हैं, एक क्वालिटी एश्योरेंस वाला बंदा होता है, एक प्रोडक्ट मैनेजर होता है। हमें नहीं पता होता कि एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट पूरी कितनी है। प्रोडक्ट मैनेजर आपको बता रहा होता है कि इसमें ये चीज़ें हमें चाहिए, ये मॉड्यूल्स हैं। हर बंदे की स्किल लेवल इस तरह का, हर डेवलपर का इस तरह का स्किल लेवल नहीं होता कि वो प्रोडक्ट मैनेजर भी बन जाए, वो क्वालिटी एश्योरेंस वाला बंदा भी बन जाए। तो अगर बड़े प्रोजेक्ट्स आप पकड़ रहे हैं, तो आप कोशिश करें अपने साथ प्रोडक्ट मैनेजर इस टाइप का बंदा अपने साथ अटैच करें, और बिड करने से पहले ही आप कंसल्ट करें उसके साथ कि ये प्रोजेक्ट आप देख लो, इसमें आप समझ के मुझे बता दो कि इसमें क्या क्या चीज़ें। अब अपवर्क के ऊपर जो अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने अपने BD रखे हुए हैं, जो बिडिंग भी वो करते हैं। डेवलपर खुद बिड नहीं कर रहा होता, वो प्रोजेक्ट वही लेकर आ रहे होते हैं। तो और दूसरी बात यह है कि सिर्फ प्रोजेक्ट हासिल करने के चक्कर में जल्दी जल्दी बिड कर देते हैं और प्रोजेक्ट को खुद पढ़ने की भी जहमत नहीं करते। ये यहाँ पर थोड़ी सी गलती करते हैं। इसका सोल्यूशन यही है कि आप पहले प्रोजेक्ट को, अगर आप बिल्कुल ही सोलो जा रहे हैं, तो आप कम से कम थोड़ा इस बारे में लर्निंग करें कि प्रोजेक्ट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको स्टडी करके आपने कैसे उसके मॉड्यूल्स बनाने हैं, छोटे छोटे चंक्स में उसे डिवाइड करें पहले। फिर अपने टाइम के हिसाब से देखें कि आप कितने टाइम में कौन सा मॉड्यूल रेडी कर सकते हैं, फिर उसके साथ कमिट करें। और उसमें से अगर एक भी मॉड्यूल ऐसा है जिसको आप नहीं कर सकते, तो फिर उसके साथ कमिट ना करें अनलेस आपके पास वो मॉड्यूल करने वाला बंदा मौजूद हो। कि आप प्रोजेक्ट पकड़ना भी चाह रहे हैं, तो फिर आप किसी को इन्वॉल्व करें साथ, अगर उसमें कोई 1-2 मॉड्यूल ऐसे। फिर यहाँ पर फंस जाते हैं जो मॉड्यूल नहीं करने वाले होते हैं ना, बाकी सारा आप प्रोजेक्ट करके बैठ जाते हैं, और फिर जो बीच में 2 मिसिंग 1-2 मॉड्यूल होते हैं, उन पर आपकी फिर क्लाइंट के साथ अनबन हो जाती है, मामला ख़राब हो जाता है वो, क्योंकि क्लाइंट ने तो आपको रिक्वायरमेंट दी, उसको तो पूरी चीज़ें चाहिए। जब ऑनलाइन मार्केट्स में हम काम कर रहे हैं, कन्फ्लिक्ट आता है, उसको कैसे मैनेज किया जाए? क्लाइंट के साथ आपको कन्फ्लिक्ट आता है, उसको अच्छे तरीके से रिजॉल्व करवाएं। मैं शुरू से ही मुझे फ्रीलांसिंग किए हुए काफ़ी अर्सा हो गया, मैं लाइव पर्सन पे काम करता था। तो उसके बाद से जब से मैंने अपने प्रोडक्ट्स बनाए हैं, तो और डायरेक्ट क्लाइंटेज होने की वजह से फ्रीलांसिंग तो मैंने कुछ पिछले 6 साल से छोड़ ही दी। तो यहाँ भी क्लाइंट के साथ कन्फ्लिक्ट तो आता ही होगा। यहाँ पे क्लाइंट के साथ कन्फ्लिक्ट तब आता है जब उन्हें, मोस्टली यहाँ पर ना क्लाइंट्स को खुद भी नहीं पता होता। यहाँ की अगर क्लाइंट्स की बात करूँ, उन्हें खुद भी नहीं पता होता कि बनवाना क्या है। वो कहेंगे जी फ़ोन पे डिस्कस कर लें। मेरी शुरू से ये होती है कि यार आप एक रिटन डॉक्यूमेंट मुझे दें जिसमें आपने मेंशन किया हो कि मुझे ये चीज़ें चाहिए। तो ये यहाँ पर मोस्टली क्लाइंट होते हैं, जी हमने ये वेबसाइट देखी है, इस वेबसाइट जैसी बना दें। आप उस वेबसाइट जैसी बना देते हैं, उसके बाद फिर उसको याद आ जाता है कि यार नहीं, इसमें तो मैंने ये भी करवाना था, इसमें तो मैंने ये भी करवाना था। लोकल क्लाइंट्स के साथ यहाँ पर आपके कॉन्फ्लिक्ट शुरू होते हैं। तो इसका सोल्यूशन मैंने शुरू से ही कट रखा हुआ है। इस तरह के क्लाइंट के साथ मैं काम ही नहीं करता। मैं कहता हूँ जो बंदा मुझे रिटन डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर सकता है कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, तो मैं उसी रिटन डॉक्यूमेंट से फिर ना आगे जाता हूँ ना पीछे आता हूँ। वर्डप्रेस डेवलपर्स के लिए कोई सजेशन दें कि वो किस तरह के प्रोडक्ट्स बनाना शुरू करें? सबसे पहले तो अगर आप प्लगइन बना सकते हैं, अच्छा
प्लगइन में जो है वो अगर आप फुल फ्लैश प्लगइन नहीं बना सकते ना, तो आप एक्सटेंशंस बनानी शुरू करें। जैसे एलिमेंटर एक प्लगइन है ना, उसके एड ऑन्स बनते हैं जो उसकी फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करते हैं। वो कॉमर्स है, उसके एड ऑन्स होते हैं जो उसकी फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करते हैं। इसमें काफ़ी सारे एड ऑन्स बने होते हैं, वो कॉमर्स के भी काफ़ी सारे एड ऑन्स बने हुए हैं, एलिमेंटर के भी बने हुए हैं। इस तरह के जितने भी बड़े प्लगइन्स हैं उनके आगे फर्दर एड ऑन्स बने हुए हैं। आप ये देखें कि कौन से एड ऑन्स वर्डप्रेस की रिपोजिटरी के ऊपर बैड रिव्यूज़ के साथ हैं, जिन्होंने उस फंक्शनैलिटी को या तो पूरा अचीव नहीं किया हुआ, या उसमें बग्स इतने हैं, या वो अपडेट नहीं हुआ। वो आप ये सबसे इजी सोल्यूशन है किसी भी प्लगइन को बनाने का, क्योंकि आप देख लें जिसके बैड रिव्यूज़ हैं, नेगेटिव रिव्यूज़ हैं, उसमें फ़ीचर्स की कमी है, आप वही फ़ीचर्स डाल के वही कमियां पूरी करके ऐड ऑन लॉन्च कर दें, तो आपको मार्केटिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लोग वो ऑलरेडी ऐड ऑन इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको उसमें मसला है। दूसरा ये है कि जो मैं सजेस्ट करता हूँ तो producthunt.com पर जाएं, वहाँ पर लेटेस्ट जो एडिशंस हैं वहाँ पर उनको देखें। डेवलपर टूल्स हैं या डिज़ाइनिंग टूल्स हैं, आप किसी भी कैटेगरी में चले जाएंगे, वहाँ से आपको आइडियाज़ मिल जाते हैं। या ऐसा भी नहीं होता कि अगर ऑलरेडी एक इस्टेब्लिश्ड प्रोडक्ट है और आप उसकी रेप्लिकेट नहीं बना सकते, आप रेप्लिकेट भी बना सकते हैं। अगर आप पेड सोल्यूशन में जाना चाह रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा स्ट्रीम यार्ड है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं स्ट्रीमिंग के लिए, मल्टी प्लेटफॉर्म स्ट्रीमिंग के लिए। अब उस जैसे सैकड़ों दूसरे प्लेटफॉर्म भी मौजूद हैं। ऐप सोमो पे आप जाएँ तो वहाँ पर डील्स लगी होती हैं। ऐप सोमो पर अब रिसेंटली चल रही है फ्लटिन वालों की, वो $69 में लाइफ टाइम लाइसेंस दे रहे हैं, लाइफ टाइम एक्सेस दे रहे हैं। सेम स्ट्रीम यार्ड है, सेम सर्विसेज हैं, सेम सॉल्यूशंस हैं, जस्ट उससे आधी से भी आधी प्राइस के ऊपर वो आपको ऑफ़र कर रहे हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं कि एग्जिस्टिंग अगर कोई अच्छा थीम या अच्छा प्लगइन मौजूद भी है तो आप वो देख लें कि वो कौन सी चीज़ें पेड में ऑफ़र कर रहे हैं, आप वो उनमें से कुछ चीज़ें फ्री में आप ऑफ़र कर दें। इसकी एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। Yandex है, उन्होंने बिल्कुल रेप्लिकेट किया गूगल को। दे आर डूइंग अमेजिंग जॉब। गूगल मैप्स, गूगल ईमेल, ईच एंड एवरीथिंग, गूगल सर्च, हर चीज़ उन्होंने एज इट इज डिटो कॉपी की हुई है। बिल्कुल। तो मगर वो अच्छा काम कर रहे हैं। अब इसमें आप देखें कि एक प्लगइन है लर्न डैश, जो ऑनलाइन LMS बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। वो $200 का प्लगइन है। उसमें फ्रंट एंड कोर्स बिल्डर भी नहीं है अच्छा, और उसमें मल्टी इंस्ट्रक्टर प्लेटफॉर्म भी अच्छा नहीं है, और वो $200 चार्ज कर रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि उनको कुछ बड़ी यूनिवर्सिटीज़ यूज़ कर रही हैं। एक रीसेंट प्लगइन आया थीमियम वालों का एक प्लगइन आया ट्यूटर LMS। उन्होंने फ्री वर्जन में वो चीज़ें डाल दी हैं जो लर्न डैश के प्रो वर्जन में है, और उसकी आप वर्डप्रेस की रिपोजिटरी पर जाकर अब इंस्टॉल्स देख लें तो वो काफ़ी ज़्यादा, उनका भी एक प्रीमियम वर्जन है जिसमें आप सर्टिफिकेट बिल्डर है, लेकिन उनका आप सर्टिफिकेट बिल्डर भी देखेंगे तो वो उनके उस पूरे लर्न डैश LMS प्लगइन से ज़्यादा खूबसूरत उनका सिर्फ सर्टिफिकेट बिल्डर। अगर मैं आपको इसको कंक्लूड करूं तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो ऑलरेडी सर्विसेज अवेलेबल हैं, प्लगइन्स हैं या एक्सटेंशंस हैं या थीम्स पड़े हुए हैं, उनमें आप जो खामियां उनको इम्प्रूव करें और उसी की कॉपी, एक इम्प्रूव्ड कॉपी, इम्प्रूव्ड वर्जन, अपडेटेड वर्जन आप ले आएँ। बिल्कुल। आपने WP अकेडमी के नाम से यूट्यूब चैनल चलाते हैं, तो उसमें आपका क्या विजन है और किस तरह की वीडियोस आप अपलोड कर रहे हैं? उसमें शुरू से विजन यही था, क्योंकि जब मैंने सीखना शुरू किया था ना तो उर्दू में लेक्चर्स नहीं मिलते थे यूट्यूब पे मुझे समझने के लिए। वो तो चलो इंग्लिश कॉलेज में अच्छी वो पढ़ी हुई थी, स्टडी की हुई थी, तो वो चलो इतना समझ आता था कि इंग्लिश लेक्चर्स देख के मैं तो कर लेता था। लेकिन मुझे वहाँ से ये ख्याल आया कि यार बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है और वो वर्डप्रेस या इस तरह की चीज़ें सीखना चाहते हैं, तो उनके सीखने के लिए उर्दू में अच्छे लेक्चर्स होना ज़रूरी है। तो मैंने ये 2011-12 में शुरू किए थे, फिर बीच में कुछ वक्फा आया, उसके बाद मैंने फिर से शुरू किया और तकरीबन 2 साल में ही 70,000 सब्सक्राइबर तक अब वहाँ पर आ गए हैं। विज़न उसके पीछे यही है कि बोथ टाइप ऑफ स्किल्स सिखाना, विदाउट कोडिंग एंड विद कोडिंग, ताकि अगर ऐसे बड़े, अब ऐसा नहीं है कि हर बंदा प्रोग्रामर बन जाए, बड़े बच्चे ऐसे होते हैं जिनको प्रोग्रामिंग में वो नहीं चल सकते, तो उनके लिए सोल्यूशन ये बनाया कि वो एलिमेंटर और इस तरह के प्लगइन्स, अब बड़े मेरे काफ़ी सारे, एक खुशी ये होती है कि जब आपका स्टूडेंट आपको कहता है ना सर मैंने फाइवर से $1,000 जो है ना वो कमाए हैं आपके लेक्चर्स देख के एलिमेंटर, ये एक खुशी होती है पढ़ाने की, ये खुशी और काफ़ी सारी चीज़ें आपको एज ए टीचर सीखने को मिलती हैं। फिर तो इसी के लिए मैंने फिर जब मोटिवेशन इस तरह की आपको मिलती है, फिर मैं मज़ीद वीडियोस बनाता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्किल को सीख सकें और सीख कर फ्रीलांसिंग और इस तरह के मार्केट प्लेसेस पर काम करके अपने घर का चूल्हा जला लें या अपनी
एक अच्छी हैंडसम इनकम घर बैठे जनरेट करना शुरू कर दें। थैंक यू वेरी मच शहजाद, आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू की और होपफुली ये हमारे सुनने वालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। और जो लोग भी वर्डप्रेस पे काम करना चाह रहे हैं उनको ये वीडियो बार बार देखनी चाहिए और इनके चैनल WP Academy पे जाके भी वीडियोस देखें और वहाँ से लर्न करें। थैंक यू वेरी मच।